क्रैक कर पाएंगे। हालांकि सभी क्रैक कर जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। तो डालिए हेडिंग, सेकेंड इंटीग्रेटेड इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम। इंटीग्रेटेड हाँ कुछ नहीं लिखवाया अभी, पूछो जल्दी जो पूछ रहे हो। कुछ नहीं लिखवाया अभी, वो एक ग्राफ बस बनाया तो बता दें। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बनाइए हेडिंग फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कल का संध्या क्लियर था तुम्हें? घर पे जाके रिवाइज किया उसे? चलो कैसे लेट हो गए? हाँ तो क्या कोचिंग से आए क्या अभी? अब कितने बजे छुट्टी कोचिंग? तो कहाँ से आए हो पैदल? अलीगढ़ चौराहा से आए। आइए। और रोज नहीं रहती थी कोचिंग? आज सुबह सुबह कर दी? चलो ठीक है, बैठो। तुम भी कोचिंग से आए थे? चलो फिर ठीक है, आवाज़ नहीं अब आ जाओ आ जाओ। हर्ष इको का कर जो ढक्कन हो। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भयंकर न्यूमेरिकल भरे हैं इसके। ठीक है, हमने देखा जब रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहे हैं, के लिख रहे हैं हम, ठीक है सीधे। जब रेट ऑफ रिएक्शन जीरो पावर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी, मतलब इंडिपेंडेंट होती थी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, तो उसे हम क्या बोलते थे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन एक किस पावर के रिलेटेड होगी? फर्स्ट पावर। लब डबल करोगे तो रेट डबल होगी, ट्रिपल करोगे तो रेट ट्रिपल होगी, 3 टाइम्स होगी, क्योंकि पावर क्या लगी हुई है? फर्स्ट। तो ऐसी रिएक्शन जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी तो उसे हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डिपेंड करेगी तो हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड पावर ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट डिपेंड करेगी तो हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले इसको लिखने से पहले हमें यहाँ पर सबसे पहले एक रिलेशन लिखना है, जो हमने कल आपको लिखना सिखाया था, हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखते आना चाहिए। ठीक है, तो हम मान रहे हैं, कुछ भी सिंबल ले सकते हो आप, आर रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट। इनिशियल जब रिएक्शन हमने स्टार्ट की उस समय टाइम क्या था? जीरो। उस समय हम इसके कंसंट्रेशन को मान रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज आर नॉट। क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम जीरो है तो अभी रिएक्शन चालू हुई है, तो प्रोडक्ट कितने होंगे? जीरो होंगे। कुछ अच्छा, इसका कितना अमाउंट लिया था? ए लिया था। कुछ समय बाद वो 100, आपका टाइम कितना है? वो हाफ लाइफ होगा तो क्या होता है हमने देखा था, है ना, 30% होगा। उसके भी क्वेश्चन आते हैं, अभी तो आपको सिर्फ हाफ लाइफ के बताएं। सीबीएसई बोर्ड में तो इतना तक पूछ लेते हैं कि 80% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो कितना समय लगेगा, ये सब आपसे पूछे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, 2-3 दिन बाद हम क्वेश्चन ही में आने वाले हैं। तो अब एक समय बाद, वो समय हाफ लिया कि फुल लिया कि जितना टाइम लिया वो कितना होगा? टी होगा। इस समय कंसंट्रेशन हमने कहा इससे कुछ घटकर कितना हो गया? आर। कितना निकल गया? हमने कहा ये ए था, इससे कितने निकल गया? एक्स निकल गया, तो बनेगा भी कितना? एक्स। इतना नोट करो पहले। हाँ पूर्वी क्लियर है, कल ही करवाया था वैसे, याद रखना। अब आर नॉट की वैल्यू ए और आर की a-x, आगे जरूरत पड़ेगी हमें। यहाँ तक क्लियर? अब देखो ध्यान से, हम इसके लिए लिखने वाले हैं पहले आपकी डेफिनेशन, फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या आएगा? ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, दूसरा बच्चा बोला सर हम ऐसा लिख दें कि द रिएक्शन विद रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो सही है, सही है, लेकिन इसको क्या बोलोगे, ये भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, तो ऐसा कौन सा वर्ड बोलेंगे हम जब, क्योंकि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के और ये भी, तो हमें फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन फर्स्ट ऑर्डर है कौन सेकंड ऑर्डर। तो हमें यहाँ इंडिकेट करना होगा कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के वो कितने पावर से है, फर्स्ट पावर से, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे। और रेट एक किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, अभी लिखेंगे इसको बाद में, ठीक है। चलो हटाओ इसको, लिखिए इसमें the reactions at which rate of reaction directly proportional to the first power of molar concentration ऑफ मोलर नहीं लिखना तो कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो आप लोग, ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ reactants is called first order reaction, first order reaction। ऐसी रिएक्शन जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फर्स्ट। अब मोलर क्यों बोलते हैं, हमने बता दिया था, ये ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं तो कंसंट्रेशन किस टर्म में, मोलर, पूरा उसी से हमने यूनिट बनाई है। तो फर्स्ट पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम पहले लिखेंगे रेट लॉ से, है ना। तो देखिए हमारा क्या आया, यहाँ हमने लिखा आर प्रोपोर्शनल, सॉरी आर पी लिख सकते हो, रेट लिखना पड़ेगा, स्मॉल आर ज़्यादा सही होगा। तो रेट प्रोपोर्शनल, रिएक्टेंट क्या था हमारा आर, देखो यहाँ पर जब रिएक्शन की तो क्या था, रिएक्टेंट आर, तो इसकी कितनी पावर के प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट। ये इक्वेशन आखिर हमने लिखा कहाँ से है, जल्दी बताओ, कहाँ से लिखा है, रेट लॉ से लिखा है, ध्यान रखिएगा, है ना, फ्रॉम रेट लॉ। फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, के और आर की पावर 1, नोट करो इसको। फिर एक छोटा सा ग्राफ भी बनाते हैं, ये फ्रॉम रेट लॉ से आया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। देखो हर्ष, द रिएक्शन विद रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 0 पावर के थे तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर है, नोट करो फर्स्ट। अब यहाँ एक ग्राफ बना रहे हैं, देखो 0 फर्स्ट को समझते हुए चलना है ना। अब हम एक ग्राफ बना दे रहे हैं यहाँ पर, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का। तो देखो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं एक दूसरे के, तो अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो रेट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जबकि जब हमने यही ग्राफ 0 ऑर्डर के लिए बनाया था तो के और आर की पावर कितनी थी, 0, तो ये गया। तो जब हमने इसके लिए ग्राफ बनाया था रेट और कंसंट्रेशन पे, तो इस पर डिपेंडिंग करती थी रेट, तो ग्राफ कैसा आया था, ऐसे आया था, नोट करिए इस ग्राफ को।
देखो साइड में बना लिया करो छोटा सा ग्राफ। तो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, फ्रॉम रेट लो। अब हम लिख रहे हैं फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन, फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन, फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन। छोटी छोटी सी हेडिंग है, बिल्कुल हेडिंग नहीं, मतलब उसी में सब कुछ चल रहा है। फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन में लिखेंगे तो रेट रिएक्टेंट के टर्म इसमें लिख रहे हैं, प्रोडक्ट के टर्म में नहीं लिख रहे हैं। तो साइन कैसा आएगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी, और एक से डिवाइड कर दिया, यही आ जाएगा। इसको मानो इक्वेशन सेकेंड। रेट इक्वल रेट कर दें, क्लियर है? तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो पहले हम इस वाली वैल्यू को लिख देते हैं सेकंड वाली को, ठीक है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन में हमें सेट करना है, ठीक है। हाँ, ये कहाँ से आया? ये जब पढ़ाया था तब नहीं आए थे उस दिन? ये पढ़ाया था उस दिन आए थे? चलो ठीक है, देख कोई बात नहीं। देखो, जब हम किसी रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में लिखते हैं तो हम ये लिख रहे हैं रेट। रेट, रेट का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्टेंट यहाँ पर जा रहा है प्रोडक्ट में, तो इसमें क्या आ रहा है? चेंज। तो चेंज दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है लार्ज, तो हम डेल्टा साइन लगाते हैं, और दूसरा हो सकता है स्मॉल, तो डी साइन। हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि स्मॉल चेंज हुआ है, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाना है तो डी चाहिए हमें, ठीक है। तो फिर हमने ये देखा, तो अब हमने देखा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, मतलब इसमें चेंज आ रहा है। कैसे शो करें इसमें चेंज आ रहा है? क्या लगा दिया? डी लगा दिया। इसमें चेंज आ रहा है, ये ब्रैकेट क्या शो करता है? कंसंट्रेशन को, अमाउंट को। अब ये चेंज आ रहा तो किसी समय में आ रहा होगा, किस समय में आ रहा होगा? dt में आ रहा होगा। पक्का है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जा रहा तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। तो कौन सा साइन लगाया? माइनस। ऐसे ही लिखा। मान लो ये हम प्रोडक्ट के टर्म में लिखते तो इसको कैसे लिखते? चेंज तो प्रोडक्ट में भी आएगा, पहले से बढ़ता जा रहा, तो dt, और ये चेंज भी समय के साथ ही आएगा, लेकिन यहाँ साइन कौन सा आएगा? क्योंकि प्रोडक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये यहाँ से लिखा है हमने, जो रिएक्शन लिखवाई थी अभी आपके ऊपर आर पी, उसी को देखिए ना दिया, ठीक है। चलिए, हाँ ऐसे पूछ लिया करो जहाँ डाउट है तुरंत। चलिए, तो हम पहले सेकंड वाली लिख दे रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो तो देखिए, ये हो गई माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? के आर। नोट करो, इस आर को उठा के यहाँ ला रहे हैं और इस डी टी को उठा के यहाँ ले जा रहे हैं। साथ में पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? माइनस की। तो देखो ध्यान से, माइनस डी आर, ये सब इंटीग्रेशन के पर्पज से कर रहे हैं, डी आर, और ये वाला आर उठा के ले आए तो यहाँ पर आर, ठीक है। अभी देखना, और यहाँ से क्या बचा आपका? के, और यहाँ से क्या चला गया? डी टी। पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। नोट करो, एक बार और बता दें। देखो यहाँ पर इस वाले डी टी को उठा के यहाँ ले गए और आर को उठा के यहाँ रख दिया, तो आर यहाँ आ गया, डी टी यहाँ आ गया, और पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस की वैल्यू हो गई, अरे माइनस की हो गई। नहीं तो अल्टा पल्टी कर लो, जैसी अच्छा लगे आपको। कहाँ पे? कहाँ पे आर डैश? कोई आर डैश नहीं है, ये आर की पावर 1 थी, डैश नहीं था, ये आर की पावर 1 थी, 1, आर की पावर 1 है ना। द रेट ऑफ द रिएक्शन विद रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट पावर लगी है ना, तो ये कैसी कहलाएगी आपकी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए, यहाँ तक फिर से देख लो, रेट को रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा,
रेट को रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखा, दोनों की रेट अच्छा बना दिया, ये ग्राफ बना दिया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा रेट भी बढ़ती जाएगी आपकी, ठीक है। इस रेट को और इस रेट को साथ में रख दिया तो ए और ये साथ में आ गए, ये और ये, इसको उठा के यहाँ ले आए, इसको उठा के यहाँ ले गए, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो ध्यान से देखना अच्छे से। आप लोग एक बात ध्यान रखना, कुल मिला के छोटे छोटे से 4-5 लॉग के फॉर्मूले और 1 से 10 तक लॉग की वैल्यू सीखनी ही पड़ेगी, ध्यान रखो, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। रीजन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल, और इस चैप्टर का तो न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं कर पाओगे बिना लॉग की वैल्यू के, ध्यान रखो, तो वो आनी चाहिए, वो हम सब लिख देंगे, आपका काम है याद करना सिर्फ, और ट्रिक भी बता देंगे हम उनको याद करने की, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ dx, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हमेशा क्या होता है x, dA dt t जो भी हो तो वो हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये हम बता चुके हैं ना, फिर से लिख लूँ, देखिए दूसरा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx का तो क्या होगा x, dx का क्या होगा x, और 1/x का क्या होता है log, 1/x का क्या होता है log, तो जब हम लिखेंगे dx/x और 1/x का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log x। अब पहले बताओ, आप लोगों ने ln x सुना है कि नहीं, ln x सुना है, अच्छा चलो नहीं सुना, log e सुना है, log e सुना है, इसी को बोलते हैं ln, ऑल्सो कॉल्ड ln, चाहे log e का प्रयोग कर लो चाहे ln का। अच्छा, log बेस 10 सुना है, हाँ बताओ, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, log e और log 10 में क्या रिलेशन है, ये log e इक्वल होता है 2.303 log बेस 10, ये आपको रिलेशन याद होने चाहिए, अभी इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। तो इस पहले वाला फॉर्मूला लिखो, दोनों फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले भी साथ में नोट कर लो, इस वाले को, अभी हम log के फॉर्मूले सब एक साथ लिखवा देंगे। देखो हम यहाँ लिख देते हैं, इसको भी कॉपी के ऊपर कहीं लिख लेना, चाहे ln लिख दो चाहे log e, दोनों का मतलब सेम होता है, ये आपके नेचुरल लॉग, और चाहे ln चाहे log e कुछ भी लिख दो, और ये इक्वल होते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें 2.303 log बेस 10 के, बेस 10 लिखो या ना लिखो, लेकिन अगर उसके साथ आपने 2.303 लिख दिया तो उसका मतलब ऑटोमेटिक log बेस 10 ही होता है। तो ये फॉर्मूला भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे, चाहे ln का यूज कर लो चाहे log e का यूज कर लो, ठीक है। तो देखिए लिखिए, अब वो फॉर्मूले लिखने के बाद लिखिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। पता हमने आपको रुमाल दिया था, वो कहाँ गया, हाँ, और पहन के भी नहीं आए, आप खताब अगर बिना मास्क के आएंगे कल से हम एंटी नहीं देंगे, ध्यान रखना, 2 महीने और थोड़ा सा नहीं कर सकते हो ऑन बोथ साइड। तो D यहाँ से R और यहाँ पे आपका R दिया, अंदर क्या बचा, dt बचा। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले RP लिखा, यहाँ लिखा टाइम 0 पे कंसंट्रेशन कितना A0, टाइम t पे कंसंट्रेशन कितना है, सॉरी A0 नहीं R, कितना R0, और टाइम t पे कितना है R है, ठीक है ना। तो हम लिमिट लगा रहे हैं, अब जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन कितना है R0, ठीक है, टाइम 0 पे कंसंट्रेशन R0, और जब टाइम t है तो कंसंट्रेशन कितना है R है। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 t हो जाएगा, t माइनस 0 t, तो यहाँ से क्या बचा माइनस, और अंदर से क्या बचा सिर्फ t, तो माइनस kt। इसको देखो,
इसका हो जाएगा आर, और 1/r का क्या हो जाएगा ln। तो यहाँ से क्या बचा आपका ln r, ln r, और पूरे में लगा दो आप लिमिट। लिमिट आपकी चाहे इसमें लगा दो चाहे इसमें लगा दो, यहाँ लगा दो। तो ये बच्चा आपका r, और यहाँ से बच्चा r नॉट। फिर से समझ लो इस फॉर्मूले को। डी आर का हो गया r, और 1/r का होता है ln। तो डी आर अपॉन आर का हो जाएगा आपका ln r, आर नो अपॉन आर नॉट टू लिमिट लगी है, और यहाँ माइनस की KT करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ln r, ln r, ln r, और ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं इनको हम, ln r माइनस ln r नॉट, ln r नॉट माइनस KT। ये वाला पॉइंट क्लियर है नीलम? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर r, और ये हमने r को ब्रैकेट में लिख दिया आपको माइनस KT। अब यहाँ से एक ग्राफ बनाते हैं हम। ये एक्चुअली में 2 ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन एक हम दूसरा वाला आप लोगों को कहेंगे कि सीधे ही याद कर लेना, तो फायदे में रहोगे, नहीं तो हमें बहुत उसके लिए उठा पटक करनी पड़ेगी फॉर्मूले की। इसको मानो इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड है ना। अब ग्राफ बना रहे हैं हम यहाँ पर, ग्राफ, ठीक है, साइड में ग्राफ बना रहे हैं, और ग्राफ और ग्राफ साइड नहीं बनाना। माइनस की आर नॉट को उठा के उस साइड ले जा रहे हैं, देखना। तो यहाँ से क्या बचा ln r, वहाँ से क्या है माइनस KT, माइनस को उस साइड जाएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा ln r नॉट। लिखो और ग्राफ बना के दिखाओ। हेलो, हाँ दीदी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ध्यान रखो अपना। ओके, फिर से देखो, माइनस की ln r नॉट को साइड लेकर तो प्लस की हो गई। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है। y एक्सेस पे क्या रखोगे ln r, x एक्सेस पे किसको रखोगे t को। स्लोप कैसा आएगा और इंटरसेप्ट क्या होगा ln r नॉट। बना लीजिए ग्राफ फर्स्ट, बन गया। तो देखिए y एक्सिस पे ln r, x एक्सिस पे t, x एक्सिस पे t, स्लोप जा रहा है नेगेटिव, स्लोप हो गया माइनस के, इंटरसेप्ट हो गया ln r नॉट। ऐसे ग्राफ आपके एग्जाम में, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, तो आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं। एक ग्राफ और बनना है इसका, या तो हम उस ग्राफ के लिए इस पूरे को लॉग में कन्वर्ट करके दिखाएं आपको, तब वो ग्राफ आएगा, है ना। या फिर आपकी बुक्स में क्या होता है ना, ये वाला ग्राफ कम मिलता है, वो वाला ग्राफ ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है आपका।
या तो हम इस पूरे को लॉग में कन्वर्ट करके दिखाएं फिर उस ग्राफ को लेके आएँ, या फिर एक सिंपल तरीका हो सकता है उस ग्राफ को लाने का, पूरा इसको लॉग बेस में 10 में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको, जिसमें पूरा ग्राफ लिख दो, इंपॉर्टेंट है वो ग्राफ। सब जितने भी एल एन है उसको लॉग में लिख देना है आपको। तो ये कैसा हो जाएगा लॉग, ये भी कैसा हो जाएगा लॉग, लॉग ई नहीं लॉग बेस 10 जा रहा है, ये भी लॉग। और यहाँ पर आपको जो स्लोप करना है वो माइनस के जगह कर देना, माइनस के अपॉन 2.303। तो देखिए जो दूसरा ग्राफ बना रहे हैं वो कैसे बनेगा। यहाँ पर क्या है एल एन आर, तो यहाँ क्या करेंगे लॉग बेस 10, लिखो या नहीं लिखो उससे कोई मतलब नहीं है। 2.303 आ रहा है मतलब वो बेस 10 में जा चुका है। क्या है लॉग बेस 10 आर, यहाँ पर क्या है टाइम, यहाँ पर क्या है टाइम, स्लोप कैसा गया था उसमें नेगेटिव, तो इसमें भी स्लोप नेगेटिव जाएगा। यहाँ पर जो स्लोप था वो किसके इक्वल था माइनस के। वैसे यहाँ ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट, वो किसके इक्वल हो जाएगा माइनस के 2.303। इंटरसेप्ट कितना था एल एन आर नोट, तो यहाँ इंटरसेप्ट बेस लॉग आर नोट लिख लो, फिर एक बार और समझाते हैं। साइड में बनाया करो हर ग्राफ, फिर बीच में कनेक्ट नहीं होते ये ग्राफ वगैरह, थ्योरी साथ ग्राफ साइड में, थ्योरी जो होती है ना उसको एक साथ चलने दिया करो, ग्राफ को साइड में, है ना। कल भी हमने बताया था ये साइड में बनाए, नहीं तो फिर हमारी इसकी लिंक टूट जाएगी जो हम इसको लेके चल रहे हैं। तो ये ग्राफ को साइड में बनाना है छोटे छोटे से। चलो हम थोड़ा बता दें ये आखिरकार आया कैसे है, नॉलेज के लिए आप लोग को, ठीक है। पहले एक बार समझा दें फिर बता दें आखिर ये ग्राफ आया कैसे है। देखो ये ग्राफ पता चला कहाँ से आया, ये वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ से। वाई एक्सिस पे एल एन आर, एक्स एक्सिस पे टी, स्लोप कैसा नेगेटिव, इंटरसेप्ट कैसा एल एन आर। अब रटंत विद्या के अकॉर्डिंग जहाँ एल एन है वहाँ लॉग बेस लिख दो, यहाँ भी लॉग यहाँ भी लॉग लिख दिया, यहाँ भी लॉग और यहाँ भी लॉग। एक जगह बस चेंज करना है हमें, यहाँ माइनस के की जगह क्या लेते हैं माइनस 2.303। अब ये वैल्यू आई कैसे वो हम थोड़ा आपको यहाँ समझा देते हैं। इस फॉर्मूले को हम कर रहे हैं पूरे में लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10, आगे क्या बचेगा आर इक्वल, ये कैसा है माइनस के टी प्लस ये लॉग बेस 10 में जाएगा तो कितना 2.303 और लॉग बेस 10 और आगे क्या रखा हुआ है आर नोट रखा हुआ है। पूरे इक्वेशन को हर एक पॉइंट को 2.303 से डिवाइड कर दो, कैंसिल ही, यहाँ क्या आ जाएगा 2.303 और यहाँ पे भी ये कैंसिल। तो देखो अब वाई एक्सिस पे क्या आ गया लॉग आर, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या है टी, स्लोप कैसा जा रहा है सॉरी है स्लोप कैसा जा रहा है माइनस के अपॉन 2.303 और इंटरसेप्ट क्या जा रहा है लॉग आर नॉट। तो इस प्रकार से ग्राफ आया, बाकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, आपको ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ग्राफ साइड में बनाना बीच में कभी नहीं बनाना। हाँ ये तो रटना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, हाँ सीधा, हाँ जहाँ भी y इक्वल एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन लग जाएगा मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। इसको रखना सीखो, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं। देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इसमें बता दो आयुषी अगर कहीं यहाँ कहीं दिक्कत हो बन जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो अब इक्वेशन थर्ड में हम क्या कर रहे हैं पूरे इक्वेशन थर्ड को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा पूरे इक्वेशन थर्ड को। तो क्या बन जाएगा हमारा ये ऐसे लिख दें हम, बताओ अगर आप लोग तो के टी इक्वल
एल एन आर नॉट, सॉरी हाँ एल एन लिख लो, एल एन आर नॉट, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। इस पूरे इक्वेशन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस हो गया, ए प्लस हो गया और ए भी प्लस हो गया। तो प्लस की के टी, यहाँ से प्लस की वैल्यू पहले लिख दी तो प्लस की वैल्यू क्या है एल एन आर नॉट, और माइनस की वैल्यू क्या है आपकी एल एन आर। ये पॉइंट क्लियर हर्ष, नहीं है क्लियर? फिर हमने इस पूरे इक्वेशन को माइनस, या फिर उठा पटक कर लो, एक काम करो, ए आपकी माइनस की एल एन आर नॉट उस साइड ले जाओ, कैसी हो जाएगी प्लस की, तो माइनस की एल एन आर नॉट उस साइड ले गए तो प्लस की, ठीक है ना। और प्लस की एल एन आर उस साइड ले जाओगे तो कैसी हो जाएगी माइनस की, और माइनस की के टी साइड उठा के ले जाओ तो प्लस की। ऐसे में क्या होता है कन्फ्यूजन होता है, सीधे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो ए माइनस ए प्लस और ए प्लस, लिख लो नोट फास्ट। लॉग में अगर कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्शन में हो तो फिर क्या होता है उसका पता है, log m बाई एन या log m माइनस एन, log m माइनस log n क्या होता है इसका, हाँ तो फिर पता है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगा देना है। इसको रब कर दे, चलिए तो देखिए एल एन या एल एन में हो चाहे लॉग में, फॉर्मूले सबके सेम होते हैं, लॉग एल एन एम या ए लिख लो, ए माइनस बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस एन क्या हो जाएगा एल एन एन अपॉन एन। इसी फॉर्मूले को यहाँ रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये के टी एल एन आर नॉट अपॉन आर, नोट करिए, इस खत्म में 2 स्टेप बचे हुए हैं। बताइए एल एन एंड लॉग बेस 10 में क्या रिलेशन होता है, थोड़ी देर पहले लिखवाया हमने, एल एन और लॉग बेस 10 में क्या होता है 2.303 का, तो यही यहाँ लगाना है। तो के टी इक्वल 2.303, लॉग बेस 10 लिखना है तो लिख दो, हमारी हैबिट में नहीं है, हम नहीं लिखते हैं, लिखना है तो लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, बार बार क्योंकि आगे जरूर 2.303 लग गया उसको वो लॉग बेस 10 ही होता है, आर नॉट अपॉन आर। इट इज अ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, पूरे फॉर्मूले पूरे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था के टी इक्वल आर नॉट माइनस आर। इसके लिए क्या है आपका, या तो यहाँ से याद कर लो या फिर यहाँ से, जहाँ से आपको सही लगे। वहाँ के टी इक्वल था आर नॉट माइनस आर, यहाँ के टी इक्वल है एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। अगर कभी भूल जाओ तो फिर यहाँ से इसको बना लेना, के टी इक्वल आर नॉट माइनस आर, ये किसका था जीरो ऑर्डर, और यहाँ क्या है के टी इक्वल एल एन में लगा दो। पर अच्छा होगा कि आप इसको याद कर लो क्योंकि सीधे हमें इसी को रखना है। तो के टी इक्वल 2.303 एल एन आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन आर, के टी इक्वल 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर। इस फॉर्मूले को याद रखना। ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और लिखना है और कॉपी भरनी है आपको तो और भी भर सकते हो, के निकालना या टी जो भी निकालना है वो आपकी इच्छा है। इसको इक्वेशन दे दो 4, तो के इक्वल 2.303 अपॉन टी, यहाँ लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर, ये दो और फॉर्मूले बना दे रहे हैं अभी हम इसके। एक ही है टी निकालना है,
के निकालना है तो टी बताया जाएगा, टी निकालना है तो के बताया जाएगा। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा गुलसबा इसका? कल जैसे इसका बनाया था, आर नोट की जगह क्या रखा था? ए, और आर की जगह ए माइनस एक्स, तो ये कितना आ गया था? एक्स आ गया था। तो के इक्वल 2.303 अपॉन टी, लॉग ऊपर क्या आएगा ए और नीचे क्या जाएगा ए माइनस एक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है न्यूमेरिकल। इस फॉर्मूले में आप बता सकते हो कि एक्स क्या है, जो अमाउंट प्रोडक्ट में जा चुका है, ध्यान रखिएगा। हाँ अंकुल सुबह कुछ पूछ रहे थे, नहीं प्रज्ञा कुछ पूछ रहे थे, कुछ नहीं भार। तो जी अब इसकी गैसियस रिएक्शन के लिए कोई नहीं लिखना है हमें, वैसे यही लिखना था। ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया, इसको याद रखिएगा। कोई इक्वेशन मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया। इससे लगते हैं न्यूमेरिकल, और इससे बात वही है, चाहे आप इसको रट लो चाहे इसको। अभी हम बाद में ये सबके फॉर्मूले एक साथ लिखवा देंगे न्यूमेरिकल के पर्पज़ से। तो आप डालिए हेडिंग हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा लिख लो, अच्छा लगेगा देखने में। नहीं लिखने से पहले एक काम और कर लो, हाँ पहले यहाँ थोड़ा सा लिख लो, तो एक चीज़ और बताते हैं। इट इज इंटीग्रेटेड, किसी को भी लिख सकते थे, इसको तीनों एक ही चीज़ है। इट इज अ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर, रेट इक्वेशन भी लिख सकते हो, रेट लॉ नहीं लिखना है आपको क्योंकि रेट से बनाया है हमने। इट इज अ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चलो अब इसी के नीचे यूनिट लिखनी है। यूनिट क्या होती है? यूनिट टाइम इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है यूनिट? टाइम इनवर्स। क्लियर है? नहीं है क्लियर? के इक्वल मोल पर लीटर पर टाइम, और यहाँ पर क्या मोल पर लीटर की पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पावर कितनी होगी? 1, तो ये से क्या आएगी? टाइम इनवर्स। सेकेंड इनवर्स, आवर इनवर्स, जो आप लिखना चाहो वो आपकी इच्छा है। सेकेंड इनवर्स। और गैसियस रिएक्शन के लिए भी क्या होगी? टाइम इनवर्स, क्योंकि एटीएम कट जाएगा। टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, आवर इनवर्स, जो आप लिखना चाहो। डालिए हेडिंग अब हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उन्नति कर ली डेफिनेशन याद हाफ लाइफ पीरियड की? तीनों की? दो? ठीक है, हमने बात पूर्व वीक बताएंगे, कर ली ना? बहुत बढ़िया है। तो लिखवा दोगे तीनों? ठीक, 2 लिखवा, तीसरी भी तो वैसे ही है। ठीक है, ये समझ में आ गया? बन जाएगा। और जीरो ऑर्डर का ग्राफ बन जाएंगे। चलो ठीक है, तो कल तुम एक बार रिवीजन करवा दोगे? ठीक, चलो डालो हेडिंग हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखिए डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, कोई भी हाफ लाइफ की डेफिनेशन हो। इसको हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी हाफ और टी 50%, या परसेंट को फ्रैक्शन में ले जाओ तो टी 0.5, जैसे आप रिप्रेजेंट करना चाहो। तो चलिए लिखिए the time or period
the time or period at which half of the reaction gets completed is called half-life period of reaction. बिल्कुल नहीं रटना है, इतना पे ध्यान रखो। द टाइम एट विच रिएक्शन 50% कंप्लीटेड क्या कहलाता है? हाफ लाइफ। बिल्कुल सिंपल है। द टाइम एट विच रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड, ये भी आप लिख सकते हो। तो पहली डेफिनेशन को ऐसे ही याद रखना है, जिसमें रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो जाती है? 50%। दूसरी में हम ये बोल देंगे कि अगर रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई तो 50% रिएक्टेंट किस में चले गए? प्रोडक्ट में। यहाँ दूसरी पहली कोई नहीं है, आप जिसको लिखना चाहें, है ना। तो ये तीसरे में हम ये बोल सकते हैं कि जब 50% रिएक्टेंट चले गए प्रोडक्ट में तो अब शुरुआत का कितना बचा होगा? आधा। फिर यही 3 डेफिनेशन है आपकी। तो और करके सेकंड डेफिनेशन देखिए इसकी। द टाइम और पीरियड at which half of the reactants get convert into product is called half-life period of reaction. थर्ड डेफिनेशन देखिए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल का कितना बचेगा? हाफ। लिखिए द टाइम और पीरियड at which concentration of reactants become half of initial value is called half-life period of reaction. देखो डेफिनेशन रटनी नहीं है, आप बिल्कुल अगर इनको रट रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। हम बोल रहे हैं जिसमें रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो जाए? 50%। द टाइम एट विच हाफ ऑफ द रिएक्शन गेट, हाफ ऑफ द लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लिखो द टाइम एट विच 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड और गेट्स कंप्लीट, कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि अगर हाफ कंप्लीट हो गई है तो रिएक्टेंट का जो अमाउंट होगा शुरुआत का कितना बचेगा? हाफ। या फिर हाफ ऑफ द रिएक्टेंट किस में चला गया होगा? तो यही बोला, द टाइम ऑफ एट विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। अब पक्का है
कि जब आधा प्रोडक्ट में चला गया तो शुरुआत का ये कितना बचा होगा, आधा। अगर ये शुरुआत में 100 था तो 50 प्रोडक्ट में चला गया, तो अब इसके पास कितना बचा। तो यही बोला है, द टाइम और पीरियड एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। कैसा बनता है, इनिशियल वैल्यू का हाफ बन जाएगा। चलिए, तो अब इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे हम, ठीक है ना। देखिए, हाफ लाइफ के अगर क्वेश्चन आएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर से ही आएंगे, हाफ लाइफ के आएंगे। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आएंगे के क्वेश्चन आएंगे तो वो फर्स्ट और जीरो किसी से आ सकते हैं, है ना। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन दोनों में से किसी का भी आ सकता है, लेकिन हाफ लाइफ पीरियड के साथ ही आता है वो। इसी के नीचे अब लिखिए, इसके नीचे फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या रेट लॉ इक्वेशन, जो आप लिखना चाहें, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हो गया याद। टी इक्वल लिख दो या के इक्वल, कोई एक ही बात है। के टी इक्वल क्या था, 2.303, हमें हाफ लाइफ निकालना है इसलिए मैंने टी लिख दिया यहाँ पर। तो 2.303 अपॉन क्या आ जाएगा, के। यहाँ से क्या है, लॉग बेस 10, ऊपर क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, नीचे क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है। इफ टी इक्वल टी हाफ, मतलब टी 50%, ये थी हमारी रिएक्शन, ये गई प्रोडक्ट में। इनिशियल कंसंट्रेशन था R0 जो कि टाइम 0 पे था, R0, और टाइम T पे कंसंट्रेशन था R। इनिशियल था 100, तो हाफ कितना होगा, 100/2। तो इनिशियल था इतना, तो इसका हाफ कितना क्या होगा, R। तो ये कैसा हो जाएगा, R0/2। मतलब अब ये जो बचा हुआ है शुरुआत का कितना बचा हुआ है, हाफ बचा हुआ है। ऐसे आप निकाल सकते हो। चलिए, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये जो आपका यहाँ पर R है, ये जो R है वो जो शुरुआत का कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन का कितना बचा हुआ है, हाफ। शुरुआत जो हमारा R है वो शुरुआत के कंसंट्रेशन कितना था, R0, उसका कितना बचा हुआ, हाफ। तो यही आ जाएगा R0/2, ठीक है। तो T अगर T हाफ हो जाएगा तो R किसके इक्वल हो जाएगा, R0/2 लिखो। अब सॉल्व कर डालो। कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, T हाफ इक्वल 2.303 के यहाँ पर है log 2 की वैल्यू है किसी को याद, log की वैल्यू याद किया आप लोगों ने, log के सवाल किए अभी तक हल नहीं किए तो हम तो बता ही रहे, अगर किसी को हो याद तो बता दो। कितनी होती है, बताओ। 10 तक तो log की वैल्यू याद, 11th में नहीं थे log के सवाल, थे तो बता दो log 2 की वैल्यू। ठीक है, चलो अभी हम लिखवा देते हैं सबकी। यहाँ देखो, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। सो आप जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो सिर्फ 0.3 से काम चलता है। तो रख देते हैं।
2.303 के इंटू 0.3010। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.693 समथिंग कुछ करके नंबर आएगा, लेकिन हमें पूरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पूरा ही है, मतलब आगे के एक दो छोड़, तो टी हाफ इक्वल आ जाएगा आपका 0.693 की। दिस इज अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब दोनों के हाफ लाइफ रटे होने चाहिए। बताइए प्रज्ञा, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता था? R0 अपॉन 2K, और इसका क्या होता है 0.693 अपॉन के। ध्यान रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाँ, 2 ऊपर चला गया तो log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3010। ये log 2 की वैल्यू होती है, log की टेबल में आप देखना हो देख लो, हमने तो बताई दी। ठीक है, इसको log 2 की जगह क्या रख देंगे हम 0.3010, सॉल्व कर दो 0.693 किया जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारा आपके पास, आपसे कह दिया गया के की वैल्यू दे दी गई, के की वैल्यू दे दी गई आपको, और कहा गया हाफ लाइफ पीरियड निकालो। किसका हाफ लाइफ पीरियड निकालोगे, जीरो का कि फर्स्ट का? के की वैल्यू बेस चाहिए ना हमें, और उस वाले में हमें दोनों की चाहिए नहीं, लेकिन उसको अभी छोड़ो, वो हम कहीं और कुछ और बताना चाहते हैं। के की वैल्यू दे दी गई तो आप किसका हाफ लाइफ पीरियड निकालोगे? चलो हम आपके लिए थोड़ा सा हेल्प करते हैं। मान लीजिए के की वैल्यू दी गई, के की वैल्यू दी गई आपको 2 ईयर इनवर्स। अब बताओ किसका हाफ लाइफ निकालोगे? कैसे आइडेंटिफाई किया कि फर्स्ट का निकालना है? यूनिट से। किसके पता किया हमने? यूनिट से, क्योंकि के की यूनिट क्या है? टाइम इनवर्स। तो ऐसे पता करना पड़ता है यूनिट से के की। ये टाइम का इनवर्स किसके में आता है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में, ध्यान रखिए ना। तो हम फिर से चाहो तो आपके लिए यहीं पर लिख देते हैं, के जो यहाँ पर रहेगा वो टाइम इनवर्स रहेगा ना, हिंट के लिए आप लिखना चाहो तो। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर जब हमने किया था, लॉग की वैल्यू लिख लेना, फिर अभी हम सब वैल्यू लिखवा दे रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर जब हमने देखा था तो हाफ लाइफ पीरियड का, बड़े ध्यान से समझना, अगर आप कंफ्यूज मत होना, हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के कैसे आ रहा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें कहीं आपको दिख रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हाफ लाइफ पीरियड किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन के, जीरो ऑर्डर के। और किसका इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के? फर्स्ट ऑर्डर के। अब बच्चे पता है कहाँ फंस जाते हैं? बच्चे रेट की तुलना कर देते हैं ना, इसलिए फंस जाते हैं। इसकी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जीरो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर की रेट कैसी होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीरो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन इसका हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीरो नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपके फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ होगा वो इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन से, इनिशियल कंसंट्रेशन से, और जो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ होगा वो कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन के। अभी हम इनको कंपेयर करके एक बार और लिखवा देंगे। तो ग्राफ बना देते हैं पहले से एक रिलेशन निकाल के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टी हाफ का इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई रिलेशन नहीं आ रहा, सिर्फ किससे इसका रिलेशन आ रहा है? आपका के से, ओनली रेट कांस्टेंट से। नोट कर लीजिए, उसी के नीचे लिख लो। Hence for first order reaction, थोड़ा सा करेक्ट कर लो लैंग्वेज। hence the half life of, वैसे भी लिख सकते थे, hence the half life of first order reaction is
independent is independent of initial concentration of initial concentration of initial concentration of initial concentration but inversely proportional to the rate constant यहाँ से बोल सकते हो आप बड़े आसानी से, and for half life period or half life period for the first order reaction is independent of initial concentration but inversely proportional to the rate constant। ठीक है, अब हम ग्राफ बना दें इसका, बना लो इसका ग्राफ, इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ इसका ग्राफ क्या आएगा। हाफ लाइफ का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ क्या ग्राफ आएगा। डिपेंड करता है क्या इस पे इसका हाफ लाइफ, नहीं डिपेंड करता, तो कैसा आएगा, सीधी ग्राफ आएगी। दोनों के ग्राफ हम एक बार समझा दें आपको, दोनों के फॉर्मूले एक साथ लिखवा दें और लॉग की वैल्यू लिखवा दें आपको। ये समझ में आया इसका ग्राफ सीधा क्यों है, लाइन क्यों सीधी आई, क्योंकि इससे क्या थी, इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो पहले हम दोनों के ग्राफ, कहाँ पर E1/2 T1/2 लिखा तो है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपका जीरो ऑर्डर के लिए, और यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये नहीं लिखना है आप लोगों को, एक बार और समझ लो वैसे, जी ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसके रेट के साथ अगर हम कंसंट्रेशन का ग्राफ बना देंगे तो इस पर तो कोई डिपेंड नहीं कर रही ना रेट, तो ग्राफ कैसा आएगा, रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ इसमें ऐसा आएगा, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम देखें तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के फर्स्ट पावर। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रेट भी बढ़ेगी। आ रही बात समझ में। और अगर इसका स्लोप लिखना चाहते हो आप तो ये कितना किसके जाएगा, पॉजिटिव के इक्वल जाएगा, अगर लिखना चाहते हैं आप तब की बात है। जी हो गया, ग्राफ समझ में आ गए, क्लियर है। चलिए दूसरा ग्राफ देखिए बड़े ध्यान से, इसका जो हमने बनाया था इसके फॉर्मूले से जब अल्टा पल्टी की थी, तो यहाँ पर क्या रखा था R, या क्या रखा था T। तो ये स्लोप कैसा आया था, नेगेटिव के, और इंटरसेप्ट क्या आया था R0, यही आया था, क्लियर है। अब आपको अगर इस वाले ग्राफ में जाना है, इससे इसमें रटने की बात, थोड़ी हिंट बता रहे हैं आपको, तो आप बस इसमें ln लगा दीजिए तो इसका ग्राफ बन जाएगा। यहाँ भी ln और यहाँ भी ln बन जाएगा ना इसका ग्राफ। अभी हमने करवाया है, यहाँ भी ln यहाँ भी ln लगा दोगे तो किसका ग्राफ बन जाएगा, इसका। तो ये हो जाएगा ln R0, सॉरी ln R, यहाँ पर T, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ln R0। और ये स्लोप कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव के। स्लोप कैसा होगा, दोनों की ग्राफ कनेक्ट कर पा रहे हो। अब इसका एक ग्राफ और बनता था लॉग के साथ, तो यहाँ क्या लिख देंगे लॉग, यहाँ भी क्या लिख देंगे लॉग, और यहाँ क्या लिख देंगे 2.303। ठीक है। अब फाइनली दोनों का ग्राफ देखो, तीसरे नंबर का ग्राफ, इसके ये हाफ लाइफ की वैल्यू क्या निकल के आई थी, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर वैल्यू लिख देते हैं R0/2 के, R0/2 के। और इसके टी हाफ की वैल्यू कितनी आई है,
0.693 अपॉन के। तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है इसका हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके जा रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन के जा रहा है। तो जैसे जैसे ये आर कंसंट्रेशन बढ़ेगा ये बनेगा, और इसका ये स्लोप पॉजिटिव आ रहा है जो कि 1 अपॉन किसके इक्वल होगा, 2 के। और इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा हमें कंसंट्रेशन का रिलेशन, तो इसका टी हाफ कैसा बनेगा, है ना, एक आपकी कंटिन्यूस सीधी लाइन बन जाएगी। टी हाफ का कंसंट्रेशन से कोई रिलेशन ही नहीं, कहीं हमें दिख नहीं रहा है, तो ये कैसा आ जाएगा, ऐसा। ग्राफ कनेक्ट हो गए। अब दोनों के फॉर्मूले हम एक साथ लिखवा दें, फिर 2-5 मिनट लॉग के फॉर्मूले लिखवा दें, फिर कल आपका थ्रेशोल्ड वगैरह करेंगे, आरईएस करेंगे 2-3 दिन में, और फिर न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो जाओ, शुरू से सब रिवाइज कर डालो, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले को आप लोग भी लिख लीजिए जिसमें याद हो जाए, बाकी तो लगाओगे तो वो आता लगे, लेकिन तो हमें रटे होने चाहिए ना। फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिख रहे हैं, तो क्या होता है, के टी इक्वल आर नॉट माइनस आर। इसका अगर लिखना चाहो फिर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा यही इक्वेशन लिख सकते हो, यहाँ एल एन लगाना पड़ेगा। के टी इक्वल क्या हो जाएगा, एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट, फिर सॉल्व करना पड़ेगा m/n वाले फॉर्मूले से, तो आ जाएगा। लेकिन हम सीधे डायरेक्ट ही याद करते हैं तो टाइम बचेगा हमारा। तो इसमें क्या हो जाएगा, के टी इक्वल या के जो भी लिखना हो, के अपॉन के टी इक्वल क्या होगा, 2.303 लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम टी, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ये दोनों के इंटीग्रेटेड इक्वेशन हो गए, याद हो जाने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। दोनों का हाफ लाइफ याद होना चाहिए, है ना। क्या आता है इसका हाफ लाइफ, आर नॉट अपॉन 2k, है ना। हाफ लाइफ का क्वेश्चन इससे तो एक भी नहीं आता है, इसका इंटीग्रेटेड सबसे, अगर 100 क्वेश्चन होने हैं तो 90 इसके होने हैं फर्स्ट ऑर्डर के, ध्यान रखिएगा। तो टी हाफ इक्वल 0.693 की, ठीक है, चलो 693 के। अब लॉग की कुछ फॉर्मूले वैल्यू लिख रहे हैं, वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, और वो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएंगे, सोल्यूशन में भी थोड़ी बहुत काम आएंगे। ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, इससे आपके इस चैप्टर के कम से कम 70-80% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, बाकी 10-20% पीछे वाले से और 10% आरईएस के इक्वेशन से। चलिए, टफेस्ट पेपर भी आ जाए तो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले कुछ लॉग के फॉर्मूले जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन फॉर्मूले की, है ना। तो फॉर्मूले लिख रहे हैं हम यहाँ पर आपके। सबसे पहले लॉग जानते ही होगे, m की पावर n लॉग, है ना, ध्यान रखिएगा, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा, लॉग की अगर 2 वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो वो अलग अलग लॉग के साथ किस में चली जाएंगी, प्लस में। तो लॉग m इंटू एन इक्वल हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n, लॉग 2 इंटू 3 लॉग 2 प्लस लॉग 3, लॉग a इंटू बी लॉग a प्लस लॉग b। इसी प्रकार अगर लॉग की 2 वैल्यू डिवाइड में है तो वो किस में चली जाएंगी, माइनस में चली जाएंगी, चाहे ln से लिखो चाहे लॉग से। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। तो लॉग m माइनस n, लॉग m माइनस n है। तो ये तो 3 फॉर्मूले न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमें आने चाहिए, लॉग के तीनों के तीनों फॉर्मूले हमें लॉग के आने चाहिए। अब आई लॉग की वैल्यू की बात।
लॉग की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, 10 वैल्यू याद होनी चाहिए, 10 की 10 वैल्यू लिख रहे हैं। तरीका भी बता देंगे, अगर कभी भूल जाओ तो आप इन फॉर्मूले से लॉग की वैल्यू बना सकते हो, है ना। और एंटी लॉग की आप लोग टेबल देखते होगे ना, हम एंटी लॉग की ट्रिक बताएंगे आपको, टेबल की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने की, एंटी लॉग की ज़रूरत भी हमें कभी कभी पड़ती है। सबसे पहले हम इस पे जा रहे हैं। सबसे पहले log 1 की वैल्यू क्या होती है, सबको पता होगी 0। सेकेंड नंबर पे देखिए, ऐसे फॉर्मूले को एक एक करके रट लेते हैं। सेकेंड वैल्यू हम 2 3 4 5 6 7 8 की नहीं बता रहे, हम log 10 की पावर n की वैल्यू क्या होती है, log 10 की पावर n की वैल्यू क्या होती है n। तो log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, क्लियर है। n log 10 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1। log 100 की कितनी होगी 2, क्लियर है। 100 को ऐसा लिख दे हम, तो log 100 की वैल्यू कितनी होगी 2। अब आपसे बन जाएगा log 1000 की 3, 10,000 की 4, log 5। तो ये log n, हालांकि आपको बता दिया हमने, ज़रूरत हमें सिर्फ इसकी पड़ती है log 10 की, ठीक है ना। तो log 0 की याद करा दी हमने, log 10 की याद करा दी, ठीक है। log 10 ये दोनों याद होनी चाहिए। अब यहाँ देखो, log 2 log 4 एंड log 8 की वैल्यू देखो, है ना, ध्यान से। log 2 की होती है 0.3, log 4 की होती है 0.6 और log 8 की होती है 0.9। रटी होनी चाहिए। और लिखना चाहते हो तो 3010 6020 9030। अभी वैल्यू आई कैसे वो हम बताते हैं, पहले लिख लो 369, ये याद होनी चाहिए। हम सॉल्व इसी से करते हैं ना, इसकी log 3 रखते हैं, इसकी log 6, इसकी log 9, 3 वैल्यू याद होनी चाहिए। अब आई एक ये आई कैसे हम वो हम बता देते हैं आपको। याद हो गई, हर 3 6 9 2 4 8 3 6 9। देखो ये आई कैसे वैल्यू 5 याद हो गई अभी तक, 0 10 की पावर n और 2 4 8 की 3 6 9, ऐसे याद कर लेना है 3 6 9। अब ये आई कैसे देखो, log 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, log 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, m की पावर n क्या हो जाएगी m log n, तो 2 log 2 हो जाएगा, क्लियर। तो 2 और log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, तो ये ऐसे हमारी आ जाएगी, क्लियर है। log 8 को हम log 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 आगे आ जाएगी, तो 3 इंटू बचेगा क्या log 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी 0.3010 आ जाएगी। तो कभी भूल जाओ तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्लियर है, बन जाएगा। बाकी 369 याद हो गया होगा, ठीक। ये तो हो गई इसकी वैल्यू, कितनी हो गई 5 याद हो गई हमें, ठीक है। अब देखो, है ना, ये हमने इसीलिए अलग अलग लिखवाई हैं आपको कि आपको याद हो जाए। log 1 की 0 10 की पावर 1 और log 2 4 6 की अब याद रह जाएंगे 369 2 4 8 369। नहीं तो कभी भूल जाओ तो log 4 को ऐसे लिख लेना log 2 का स्क्वायर, तो अब तो बन जाएगी। 2 आगे रख दोगे log 2 की वैल्यू तो ये आ जाएगी। log 8 को कैसे लिख लोगे log 2 की पावर 3 आगे आ जाएगी, log 2 की वैल्यू हमें याद रह जाएगी। चलिए ऐसे भी आप इनको लिख सकते हो, कभी भूल जाओ तब की बात है। log 2 हो गया, लेकिन log 3 नहीं हुआ अभी, अब इसको रट ही लो तो फ़ायदा है। log 3 की होती है 0.4771। नहीं रटना आपको इतना सारा, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट 0.5 मान सकते हो, 0.5
मान सकते हो। बात आई अब log 5 की। log 5 किसी तरीके से आ सकता है हमारा, log 5 कैसे आ सकता है हमारा? 2 प्लस log 2 प्लस log 3 लिखना पड़ेगा, log 2 प्लस 3 तो होता ही नहीं है, तो log 2 प्लस log 3 थोड़ी, हमें तो log 5 चाहिए। log 5 कैसे आ सकता है? log 10/2 log 5, तो ये क्या हो जाएगा? log m माइनस log n बन जाएगा। 10 की पता है 1 और इसकी पता है 0.3010, ऐसे आप इसकी निकाल सकते हो। इसकी होती है 0.699, नोट कर लीजिए 0.699, 0.699, और नहीं करना है इतनी बड़ी याद तो 0.7 याद कर लो। अब कभी भूल जाओ तब के लिए हमने एक ट्रिक बता दिया आपको, तब आप ऐसे निकाल सकते हो log 10/2 करके। log 10 की हमें याद ही है और 2 की भी याद हो गई, तो ऐसे आप इसको करके निकाल सकते हो। 1 ऐसे कर देना, 1 माइनस 0.3, तो क्या आ जाएगा 0.7, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। log 6 की तो सब निकाल लोगे, निकाल के दिखाओ log 6 की। हाँ, log 2 इंटू 3 बेटा, तो log 2 प्लस log 3, हाँ सही तो है। log 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं, log 2 इंटू 3, तो log m इंटू n क्या हो जाएगा? log m प्लस n, तो इसकी क्या होती है 0.3, और इसकी क्या होती है आपकी, अभी अभी लिखे ना 4771, तो 4.4771 है ना, 4.4771, तो log 6 की आ गई 0.77। 8 की तो निकलवा दी हमने। log 7 की क्या होती है, लो लिख लो जल्दी से 0.84, लेकिन 7 का कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है समझ में, हम कैसे निकालें, कैसे निकाल सकते हैं? नहीं आएगा, ए नंबर नहीं फंस रहा। 14/2 तो log 14 की पता ही नहीं है हमें, रट लो। 7 की 84, 8 की बता चुके हैं, लो log 9 की और देख लो, ये 84 है तो उसको 94 लिख दो, ठीक है ना, 9495, ये रट लो। log 9 की निकाल सकते थे हम चाहते तो, 3 का स्क्वायर है ना, तो आ जाती है आपके ना, log 9 की हम निकाल सकते थे। ऐसे निकाल सकते थे, तो क्या हो जाता 2 इंटू 3 की वैल्यू क्या है अपनी 4771, 0.95, ठीक है। तो ये 10 log की वैल्यू और फॉर्मूले, इनको अच्छे से रिमेंबर कर लेना, मतलब बनना चाहिए, चाहे निकाल के करो चाहे जैसा, और ज़्यादा टफ नहीं याद करना है, सीधे सीधे इसकी 4/7 याद कर लो या 5, इसकी अच्छे से लिख देते हैं, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा 5 मिनट रुक के करते हैं, पहले इस चीज़ को कर लूँ, है ना। किसका निकाल लूँ, डिटरमाइन करना है आपको R, है ना, हम लिख देते हैं इसको R T0 R0 T R A माइनस एक्स, ये A और ये 0 और एक्स, इस आर को निकालना है आपको, है ना। रिमेनिंग कंसंट्रेशन निकालना है आपको, रिमेनिंग
कंसंट्रेशन निकालना है आपको। टी 50% के लिए, टी पेज क्यों फाड़ा तूने? तो तूने पेज उसकी कॉपी का क्यों फाड़ा? तो कॉपी के पेज मत निकाला करो, पूरी कॉपी की फिर वो खुलने लगेगी बाद में। पेज मत फाड़ा करो कॉपी के, वो फाड़ना है तो हमारे सामने मत फाड़ना आप। टी 80%, टी 30%, टी 75%। इनको फ्रैक्शन में भी लिख के दे सकते थे वो। टी 50% को वो क्या लिख सकते थे? टी 1/2 ऐसा भी लिख सकते थे। अब 80% को क्या लिख सकते थे वो? टी तो देखें हम, टी 4/5, हो जाता है ना टी 4/5, है ना। 80 मतलब क्या? 80%, 80 डिवाइड बाई 100, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो इसको टी 4/5 भी लिख के दे सकते थे, ध्यान रखना। इसका कितना हो जाएगा? टी 3/10, इसका कितना हो जाएगा? टी 3/4 हो जाता है ना इसका, टी 3/4। क्लियर है ना? 100 नीचे रख दो, 3 जा 25, 3 जा 75 हो। तो ए अगर आपको निकालने आ गए तो सब कुछ आ गया। अब निकाल दो फास्ट, तरीका हम बता चुके हैं। देखो ऐसे, आर इक्वल होगा इनिशियल से जितना निकल गया आर नोट। तो इससे कितना आर नोट निकल चुका है? 1/2 निकल चुका है। आर निकल चुका है 1/2, या फिर सीधे 2 लिख लो, सॉल्व कर लो। ऐसे ही अब सब निकाल के दिखाओ फास्ट। तो यहाँ आर की वैल्यू आ जाएगी R0/2। आप समझ लो आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए अगर आपसे ये निकालते बन गया। फर्स्ट ऑर्डर के लगभग 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के सब सॉल्व हो गए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर सॉल्व करना। कहाँ बेटा? 4/5। हाँ तो निकालो ना। किसकी पूछ रहे हो? कुछ पूछ रहे हो क्या? सबकी निकल आई क्या? सभी की निकल आई, देखी। अच्छा, देख के नहीं, कॉपी में लिखना है ना, खैर कॉपी में ध्यान रखना। हाँ, अभी चाहे जिसमें लिख लो। यार क्या निकाल रहे हैं हम? बचा हुआ कंसंट्रेशन, ध्यान रखिएगा। R0 यहाँ पर आपका R0 4/5, 5 R0 से आपका 4, इसको 4/5 कर दो। 5 R0 से आपका 4 R0, इसको ऐसे कर लेना ना, ये 4 R0 है ना। इसको ऐसे किया 2 R0 से 1 R0, तो ये 4 R0 है। 4 R0 4/5, तो यहाँ से 5 R0 में से आपके 4 R0 चले जाएंगे आपकी। सही जा रहे हैं हम, गलत जा रहे हैं? इसको ऐसा लिख लो, बेटर रहेगा। इनिशियल का इतना बचेगा ही। 5 R0 से माइनस के 4 R0 चले जाएंगे, तो 4 R0/5। इसका कितना आया? तो 7 R0 से 10 R0 से 3 गए, तो 7 R0/10।
4 आर नोट में से एक आर नोट चला जाएगा। ये कंसंट्रेशन निकालते आना चाहिए। बन जाएगा अभी सबसे? चलो ठीक है, तो बस तैयार रहो। कल से आप आ जाएगा। वैसे आज तो हमने पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। कल आपका ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे हम, और परसों से न्यूमेरिकल तैयार। ये वाले आर इक्वल ए आर नॉट का कितना ख़त्म हो चुका है? 75%, है ना। तो इसको ऐसे देख लो, 75% मतलब क्या होगा? 3/4। 75% मतलब बेटा कितना? 75/100 डिवाइड करो। 25 3 जा 75, 4 जा 100, ठीक है। तो ये इनिशियल कितना बचा आपका? 3/4 किसका? इनिशियल का। 4 आर नॉट माइनस 3 आर नॉट, तो अपॉन आ जाएगा आपका 4 आर नॉट अपॉन 4। बनेगा अभी? चलो देख लो जो भी देखना हो। बन जाएगा उसी? बन जाएगा ही, निकाल से आप। कौन सा? 30% वाला कर लेते हैं ना, तो क्या दिक्कत है? बताना था ना। देखो टी 30% फ्रैक्शन में ले जाओ, 30/100 तो कितना हो गया? 3/10। कितना हो गया? 3/10। टी कितना हो गया? 3/10। टी 3/10। अब हमें यहाँ निकालना है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। रिमेनिंग कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना बचा हुआ है? 3/10 बचा हुआ है। 10 आर नॉट माइनस 3 आर नॉट, यहाँ से बचेंगे आपके 7 आर नॉट, और नीचे आ जाएगा आपका 10 आर नॉट माइनस 3 आर नॉट, बची कितनी? 7 आर नॉट, और नीचे से क्या बचा? 10। 7 आर नॉट बाई 10 बन जाएगा अभी। चलिए यही देते हैं आपके 30%, 50%, 80% या फ्रैक्शन में दे देते हैं। डालिए हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ